तो गाइस, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है औरहुन दूरा। लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं है, ये एक सॉर्सरर है। इस वक्त औरहुन आराम से कुछ डीमन रैबिट्स का शिकार कर रहा होता है। उन्हें हराने के बाद वो मन ही मन सोचता है, मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। शायद मैं एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी बन सकता हूं। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से कई गॉब्लिन हमला कर देते हैं। औरहुन बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, लुक्स लाइक इट्स टाइम फॉर सम मैजिक, और तुरंत अपना सपोर्ट स्पेल कास्ट करता है, स्ट्रेंथ अप। इस दुनिया में सपोर्ट मैजिक किसी भी इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके इक्विपमेंट की पावर को बूस्ट कर देती है। ज्यादातर सॉर्सर्स इस स्पेल को अपने पार्टी मेंबर्स पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन औरहुन अलग है। वो इस स्पेल को खुद पर भी कास्ट कर सकता है। यही स्पेल उसे अटैक और डिफेंस दोनों में जबरदस्त बूस्ट देता है। इसी वजह से हर पार्टी में एक अच्छा सपोर्ट मैच होना बेहद जरूरी माना जाता है। स्पेल एक्टिवेट होते ही स्लैश, एक ही वॉर में पहला गॉब्लिन खत्म, दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते सारे गॉब्लिन जमीन पर गिर चुके होते हैं। लेकिन इस स्पेल की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये हमेशा के लिए नहीं चलता। इसका इफेक्ट सिर्फ कुछ समय तक रहता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है, सारे बफ्स गायब हो जाते हैं। औरहुन के मामले में ये इफेक्ट सिर्फ 180 सेकंड्स तक रहता है। यानी एक एन्चेंटर को सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं, टाइम से भी लड़ना पड़ता है। उसे बैटलफील्ड पर हर पल नजर रखनी होती है और बिल्कुल सही समय पर अपना स्पेल दोबारा कास्ट करना पड़ता है। नॉर्मली सपोर्ट मैचेस फ्रंट लाइन में स्वॉर्ड लेकर नहीं लड़ते, लेकिन औरहुन बाकी सॉर्सर्स जैसा नहीं है। वो एक साथ स्वॉर्ड्समैन भी हैं और एन्चेंटर भी, और यही वजह है कि उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां औरहुन की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल उसका इंतजार कर रहा था। उसकी अपनी ही हीरोज पार्टी उसे पार्टी छोड़ने के लिए कह देती है। यह सुनते ही औरहुन गुस्से और हैरानी से अपने बचपन के दोस्त ओलिवर की तरफ देखता है। ओलिवर सिर्फ उसका पार्टी लीडर ही नहीं था, बल्कि बचपन से लेकर आज तक दोनों ने साथ मिलकर अनगिनत बैटल्स लड़ी थी। लेकिन आज वही दोस्त ठंडी आवाज में कहता है, औरहुन, अब यहीं तक था, तुम्हें पार्टी छोड़नी होगी। फिर ओलिवर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे गांव के हो, लेकिन अब तुम हमारी स्पीड के साथ नहीं चल पा रहे हो। अपने सबसे अच्छे दोस्त के मुंह से ये बातें सुनकर औरहुन पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाकी टीममेट्स एनिली और डेरिक भी उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तुम अब पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रहे, तुम पूरी पार्टी को पीछे खींच रहे हो। और आखिर में वो उसे जबरदस्ती पार्टी छोड़ने के लिए कह देते हैं। कुछ पल चुप रहने, औरहुन धीरे से कहता है, इस पार्टी की शुरुआत हमने 8 साल पहले साथ मिलकर की थी। कुछ ही सालों में हमने एस रैंक हासिल किया और सदर्न ग्रेट डंजन के 94 फ्लोर तक पहुंचने वाली पहली पार्टी भी हम ही थे। इसीलिए पूरी दुनिया हमें हीरोज पार्टी के नाम से जानती है। फिर औरहुन ओलिवर की तरफ देखकर कहता है, शायद तुम सही हो, मैं पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। लेकिन ओलिवर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है, पहले मुझे सपोर्ट मैजिक की असली वैल्यू समझ नहीं थी, लेकिन पिछले महीने की रेड के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छा एन्चेंटर कितना जरूरी होता है। जिस एन्चेंटर के साथ हमने काम किया वो तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। यह सुनकर औरहुन तुरंत जवाब देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में मैं स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन हमारी पार्टी में कोई एन्चेंटर नहीं था, इसलिए मैंने खुद अपनी रोल बदल दी। मैंने स्वॉर्ड छोड़कर एन्चेंटिंग और अपनी ओरिजिनल मैजिक बनाने पर फोकस किया, ताकि हमारी पार्टी की कमजोरी दूर हो सके। लेकिन डेरिक उसकी बात बीच में ही काट देता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम स्वॉर्ड्समैन इसलिए नहीं बने क्योंकि ओलिवर तुमसे बेहतर था। यह सुनकर औरहुन पूरी तरह चुप हो जाता है, लेकिन ओलिवर का आखिरी वार अभी बाकी था। वो कहता है, सॉरी औरहुन, हमने तुम्हारी जगह किसी और को चुन लिया है। बस ये सुनते ही औरहुन पूरी तरह शॉक हो जाता है। जिस पार्टी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी पार्टी ने उसे बेकार समझकर बाहर निकाल दिया। टूटे हुए दिल से वो कहता है, इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतने साल साथ बिताने के बाद
आखिर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। कुछ पल की खामोशी के बाद वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, फेयरवेल और हर चीज के लिए थैंक यू। लेकिन उसके दिल में अब भी एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो उसे पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने की ताकत देने वाली थी। और यही सोचकर ओरहुन वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते अनली आखिरी बार उसे रोककर कहती है, सच कहूं मैं हमेशा तुमसे इरिटेट रहती थी। तुम हर किसी को एडवाइस देते रहते थे, तुम्हें हर चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन किसी एक चीज के मास्टर कभी नहीं बन पाए। लोग तुम्हारे जैसे लोगों को कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नोन। यहीं से सीन शिफ्ट्स बैक टू द प्रेजेंट। ओरहुन अपने आप से मुस्कुराते हुए कहता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हाँ फाइन, यही मेरी पहचान बनेगी। मैं हर स्किल सीखूंगा, हर चीज में मास्टर बनूंगा। एक दिन लोग मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं, बल्कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ ऑल कहेंगे। ये कहते ही ओरहुन पूरी डिटर्मिनेशन के साथ टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के पास जाता है और अपना नाम रजिस्टर कर देता है, ताकि अगली बार वो सीधे डंजन फ्लोर 7 से शुरुआत कर सके। नाम रजिस्टर करने के बाद ओरहुन वापस जाने ही वाला होता है। कुछ हंटर्स घबराए हुए उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। ये कैसे हो गया? वहां बहुत सारे ऑक्स थे, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें उस नई लड़की को वहीं छोड़ना पड़ा। दूसरा हंटर तुरंत बोलता है, अगर हम रुकते तो हम भी मर जाते। हमने जो किया वही सही डिसीजन था। ये सुनते ही ओरहुन के कदम वहीं रुक जाते हैं। उस लड़की की किस्मत ही खराब थी जो उसे ऐसी पार्टी मिली, क्योंकि अपनी ही पार्टी से छोड़ दिए जाने का दर्द ओरहुन से बेहतर कोई नहीं जानता था। अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम लोगों ने अपनी ही टीममेट को मरने के लिए छोड़ दिया और अब यहां खड़े होकर बहाने बना रहे हो? ऐसे लोगों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। एक हंटर गुस्से में चिल्लाता है, हाउ डेयर यू! हमें जज करने वाले तुम कौन होते हो? अगर हम सब भी रुक जाते तब भी उसे बचा नहीं सकते थे। इतना कहकर वो ओरहुन पर जोरदार पंच मारने दौड़ता है। फुश! लेकिन ओरहुन उसके लिए बिल्कुल अलग लेवल का इंसान था। उसने आराम से उसका पंच रोक लिया और एक ही मूव में उसे जमीन पर गिरा दिया। थड! बाकी हंटर्स की आंखें डर से फैल जाती हैं। ओरहुन ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में पूछता है, बताओ उसे कहां छोड़ा है? उसकी ताकत देखकर हंटर्स के होश उड़ जाते हैं। कांपती हुई आवाज में वे रास्ता बता देते हैं। ओरहुन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और पूरी स्पीड से डंजन के अंदर दौड़ पड़ता है। सीन शिफ्ट्स वहीं दूसरी तरफ। वो लड़की एक दीवार के कोने में बुरी तरह फंसी हुई थी। चारों तरफ से दर्जनों खूंखार ऑक्स उसे घेर चुके थे। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने अपना स्टाफ मजबूती से पकड़ा और कांपती हुई आवाज में एक स्पेल चंट करना शुरू किया और उसके चारों तरफ एक मैजिक शील्ड बन गया। लेकिन वो शील्ड इतना पावरफुल नहीं था कि इतने सारे ऑक्स को रोक सके। क्रैक क्रैक क्रैक! ऑक्स लगातार उस शील्ड पर हमला करने लगे। हर वार के साथ शील्ड टूटने लगा। लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नो प्लीज! उसे लगने लगा कि अब उसका अंत तय है। तभी अचानक बूम! एक जबरदस्त हवा का तूफान पूरे डंजियन में फैल जाता है। ओरहुन पहुंच चुका था। वो बिना एक पल गवाए अपना स्पेल कास्ट करता है, एरो शॉक! अगले ही पल एक भयानक विंड ब्लास्ट निकलती है जो सभी ऑक्स को कई मीटर दूर उड़ा देती है। बैम! ओरहुन बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ स्प्रिंट करता है। स्लैश! सुश! एक ही वार में पहला और खत्म। लेकिन ओरहुन यहीं नहीं रुकता। वो लगातार 3 बफ स्पेल्स कास्ट करता है। स्ट्रेंथ अप, टेक्निकल अप, शार्पनेस अप। इन बफ्स की वजह से उसकी ताकत, स्पीड, टेक्निक और सॉर्ड की कटिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब तो लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो चुकी थी। स्लैश! बूम! वुश! कुछ ही सेकंड में एक एक करके सारे ऑर्क्स जमीन पर गिर चुके थे। पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। पीछे खड़ी लड़की ये सब देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह गई। इतना पावरफुल वो समझ ही नहीं पा रही थी। ये आखिर है कौन? एन्चेंटर
या स्वॉर्ड्समैन? क्योंकि उसने आज तक किसी को इस तरह बफ मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप को साथ में इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। ओरहुन अपनी तलवार नीचे करता है और उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जिंदा हूं, मैं सच में जिंदा हूं। इतना कहते ही वो रो पड़ती है। सीन देन शिफ्ट्स। जैसे ही ओरहुन वहां से जाने लगता है, सोफिया उसे रोक लेती है। डब्लू वेट, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको प्रॉपरली थैंक करना चाहती हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम सोफिया क्लाउडेल है। सोफिया ओरहुन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। पहले तो ओरहुन मना कर देता है, मैंने तुम्हारी हेल्प किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं की। लेकिन सोफिया के बार बार इंसाइट करने पर वो मान जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही ओरहुन समझ जाता है ये नाइट स्काई सिल्वर रैबिट गिल्ड की मेंबर है और ये पूरे किंगडम की नंबर 1 गिल्ड है। तभी सोफिया की बड़ी बहन वहां आ जाती है, सेल्मा क्लाउडेल, सिल्वर रैबिट की लीडर और पूरे किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट इंचेंटर। सेल्मा मजाक में बोलती है, क्या बात है ओरहुन, मेरी 14 साल की बहन को डेट कर रहे हो? ओरहुन घबराकर कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोफिया तुरंत सब क्लियर कर देती है, सिस्टर, इन्होंने मेरी जान बचाई है। सेल्मा पहले सोफिया को बिना बताए डंजन जाने के लिए डांटती है, फिर ओरहुन को थैंक यू बोलती है। बातें करते करते सोफिया को पता चलता है कि ओरहुन हीरो पार्टी का मेंबर था। लेकिन ओरहुन शांत आवाज में कहता है, था, अब नहीं। ये सुनते ही सेल्मा भी शॉक हो जाती है। व्हाट? उन्होंने तुम जैसे टैलेंटेड एडवेंचरर को निकाल दिया? उसके बाद सेल्मा ओरहुन को एक ऑफर देती है, पार्टी ज्वाइन करने का नहीं, सिल्वर रैबिट के ट्रेनीज को मैजिक सिखाने का। जब ओरहुन एक्सपेडिशन का प्लान सुनता है, वो हैरान रह जाता है। सिर्फ 3 दिन में इतने डीप फ्लोर्स, ये तो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अगले ही पल ओरहुन उनका असली मोटिव समझ जाता है। डीप फ्लोर्स का एक्सपीरियंस देकर तुम अपनी पूरी गिल्ड को और पावरफुल बनाना चाहती हो। सेल्मा उसकी इंटेलिजेंस से इंप्रेस हो जाती है और हेडक्वार्टर्स आने का इनविटेशन देती है। ओरहुन बस इतना कहता है, मैं सोच कर बताऊंगा। इसके बाद ओरहुन वहां से निकल जाता है और शहर की एक पुरानी दुकान पर पहुंचता है। दुकान का बूढ़ा मालिक उसे देखते ही खुशी से मुस्कुरा देता है और उसके लिए चाय ले आता है। वो दिल से ओरहुन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि हीरोज पार्टी का मेंबर होने की वजह से ओरहुन ने उसकी छोटी सी दुकान का प्रचार किया था, जिससे उसका कारोबार काफी बढ़ गया था। लेकिन ओरहुन शांत आवाज में कहता है, अब मैं हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं हूं। कुछ पल के लिए बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तुम हमेशा हीरो रहोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी तुम्हारी जरूरत है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहो और वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। ये शब्द सुनकर ओरहुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि भले ही हीरोज पार्टी ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसकी असली काबिलियत और अच्छाई की कद्र करते हैं। और इसीलिए अगले दिन सुबह ओरहुन सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर्स जाने का डिसीजन लेता है। वहां उसका वेलकम सेल्मा करती है और उसे गिल्ड लीडर विंस प्राइस के पास ले जाती है। जैसे ही ओरहुन रूम में एंटर करता है, विंस उसे एक नॉर्मल एडवेंचरर की तरह नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। यह देखकर ही समझ आ जाता है कि सिल्वर रैबिट्स को ओरहुन की असली वैल्यू पता है। विंस एक्सपीडिशन का प्लान एक्सप्लेन करता है। डे 1 में वो लोग 21वीं फ्लोर तक जाएंगे, डे 2 में 36वीं फ्लोर और डे 3 में मिशन कंप्लीट करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद विंस और सेल्मा आपस में ओरहुन के बारे में बात करते हैं। विंस कहता है, हीरो पार्टी अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही। ओरहुन के बिना उनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। सेल्मा भी एग्री करती है और कहती है, अगर हम ओरहुन को परमानेंटली अपनी पार्टी में ले आए तो सिल्वर रैबिट्स नंबर 1 बन सकती हैं। वो सिर्फ एक एन्चेंटर नहीं, बैटलफील्ड को रीड करने वाला जीनियस है। हर सिचुएशन में परफेक्ट एन्चेंटमेंट यूज करता है और ऑनेस्टली मेरी एन्चेंटमेंट से भी कई गुना बेटर है। इसके बाद वो ओरहुन को मिशन ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। एडवांस में 2 गोल्ड कॉइंस और मिशन कंप्लीट होने के बाद 10 गोल्ड कॉइंस देने की ऑफर भी देते हैं। ओरहुन थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, इतना ज्यादा? क्या मैं सच में इतना डिजर्व करता हूं? सेल्मा मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल, तुम्हारी स्किल्स की असली वैल्यू यही है।
ये सुनते ही औरहुन मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन औरहुन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा सोफिया और सेल्मा से होती है। ग्रीटिंग के बाद सेल्मा उसे बाकी मेंबर से मिलाती है। सबसे पहले मिलता है एंथम, जो एक डिफेंडर है, फिर बर्नार्ड, जो उसी की तरह डिफेंडर है, और फाइनली कैथी, जो टीम की हीलर है। इंट्रोडक्शन के बाद सेल्मा सबके सामने औरहू को इंट्रोड्यूस करती है। गाइस, ये हैं औरहू, फॉर्मर हीरो पार्टी मेंबर, और हम सब में सबसे स्किल्ड एन्चेंटर। जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, सारे रूकीज एक्साइटेड हो जाते हैं। औरहू थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है, तुम मेरी थोड़ी ज्यादा तारीफ कर रही हो। लेकिन सेल्मा बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोलती है, नहीं, मैंने सिर्फ सच बोला है। उसके बाद सेल्मा औरहून को ग्रुप 10 का इंस्ट्रक्टर बना देती है। अब औरहून अपनी टीम को ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले आता है लोगन, जो कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं एक दिन दुनिया का बेस्ट एन्चेंटर बनूंगा और सेल्मा को भी सुपर पास करूंगा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर औरहू इंप्रेस तो होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। फिर आती है कैरोलिन। वो कहती है कि वो डिफेंडर है, लेकिन औरहू नोटिस करता है कि उसके पास न शील्ड है न आर्मर। औरहू पूछता है, अगर तुम डिफेंडर हो तो इक्विपमेंट्स कहाँ हैं? कैरोलिन स्माइल करके बोलती है, मुझे उन सब की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर औरहू अंदर ही अंदर सोचता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। फिर वो कहता है, ठीक है, तो तुम डॉट टाइप डिफेंडर होगी। और फाइनली उसकी नजर सोफिया पर जाती है। सोफिया बाकी सब जितनी टैलेंटेड नहीं लगती, लेकिन एक चीज उससे अलग बनाती है, वो हर इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनती है। और कई बार टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिसिप्लिन। थोड़ी देर बाद पूरी टीम डंजन के अंदर एंटर करती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक पीछे से डीमन डॉग्स अटैक करने की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले कि मॉन्स्टर्स कुछ कर पाते, बूम, एक ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होती है और सारे डीमन डॉग्स एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे। तब पता चलता है कि उर्हुन ने डंजन में एंटर करते ही पहले से ट्रैप सेट कर दिया था। यही डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस और टैलेंट में। फाइट के बाद उर्हुन सबको क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। लोगन टैलेंटेड है, लेकिन स्पेल्स को सही ऑर्डर में यूज नहीं करता। कैरोलाइन फास्ट है, लेकिन पेशेंस की बहुत कमी है। और सोफिया शायद सबसे ऑर्डिनरी लगती हो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली फॉलो करती है। और इसी वजह से उर्हुन उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखना शुरू कर देता है। इसी के साथ टीचर्स की टीम 21वीं फ्लोर के बॉस को डिफीट कर देती है और पहले दिन का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सेल्मा सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि अपने एडवेंचर कार्ड्स क्रिस्टल में रजिस्टर कर दो। डंजन से बाहर आने के बाद सेल्मा उर्हुन से पूछती है, तो स्टूडेंट्स कैसे लगे? उर्हुन बिना झूठ बोले जवाब देता है, टैलेंट तो सब में है, लेकिन डिसिप्लिन और टीम वर्क की बहुत कमी है। और इसी बात के साथ सब एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। लेकिन उर्हुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी रेपुटेशन हिला कर रख देगा। अगली सुबह उर्हुन अपने घर के अंदर आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ती है, वो कैजुअली उस उठाकर पढ़ना शुरू करता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज हेडलाइन देखते ही वो एकदम शॉक हो जाता है। फॉर्मर हीरो पार्टी मेंबर उर्हुन को उसकी कमजोरी की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। हीरो पार्टी अब एक नए एन्चेंटर की तलाश में है। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। उर्हुन न्यूज़पेपर को जोर से पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, अगर उन्हें ये खबर पब्लिश ही करनी थी तो कम से कम इस मिशन के बाद करते हैं। अब हर कोई मुझे सिर्फ एक वीक एडवेंचरर समझेगा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। पार्टी से निकाला जाना एक बात थी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसकी इमेज को बर्बाद कर देना, ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद मिशन के लिए मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़ता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, उर्हुन रुको! यह आवाज किसी और की नहीं, लूना की थी, हीरो पार्टी की हीलर। और शायद वही एक इंसान थी जिसने कभी भी उर्हुन को नीचा नहीं समझा। लूना तेज कदमों से उसके पास आती है। उसके चेहरे पर गिल्ट भी था और बेचैनी भी। वो कहती है, उर्हुन प्लीज वापस आ जाओ, हीरो पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। उर्हुन कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। नहीं लूना, अब बहुत देर हो चुकी है।
लूना हैरान होकर पूछती है, देर? क्या मतलब? और ये न्यूज़पेपर वाली बात? मुझे सच में कुछ नहीं पता। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी और उनको भी पता था लूना झूठ नहीं बोल रही। वो उस दिन भी वहां नहीं थी जब ओलिवर ने उसे पार्टी से निकाला था। शायद अगर लूना उस वक्त वहां होती तो कहानी कुछ और होती। लूना फिर धीरे से कहती है, हमने प्रॉमिस किया था ना कि डंजन को साथ में क्लियर करेंगे। ये बात सुनते ही ओरहुन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उससे वो सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, वो प्रॉमिस सिर्फ तुम और मेरे बीच था, लेकिन ओलिवर ने उससे तोड़ दिया। और जब ट्रस्ट ही टूट गया तो उस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं बचता। लूना की आंखों में आंसू भरने लगते हैं, लेकिन ओरहुन अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं था। वो धीरे से कहता है, आई एम सॉरी लूना, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर वो मुड़ता है और बिना पीछे देखे चल देता है। चलते हुए वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं सच में चाहता था कि हम सब मिलकर इस डंजन को कंप्लीट करें, लेकिन जिस दिन मुझे हीरो पार्टी से निकाला गया उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं बची। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ओरहुन अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उससे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके एक्स पार्टी मेंबर्स बहुत जल्दी अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास करने वाले थे। और अब अगले दिन ओरहुन ट्रेनिंग के मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही रुकीज की नजर उस पर पड़ती है, माहौल एकदम बदल चुका होता है। सब उससे देखते ही आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। क्या ये वही ओरहुन है जिसे हीरो पार्टी ने वीक बोलकर निकाल दिया था? अगर ये इतना वीक था तो हमें कैसे ट्रेन करेगा? ओरहुन उन सबकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेकिन इस बार सब सिर्फ धीरे से जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग मास्टर। उनकी आवाज में रिस्पेक्ट कम और कंफ्यूजन ज्यादा था। ओरहुन बस हल्का सा स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, लगता है सेल्मा ने मेरी स्टोरी थोड़ी ज्यादा ही फेमस कर दी। तभी वहां सेल्मा और बाकी ए रैंक एडवेंचर्स आ जाते हैं। सेल्मा थोड़ी गिल्टी फीलिंग के साथ कहती है, ओरहुन आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, रुकीज को मोटिवेट करना। उसके बाद एक और ए रैंक मेंबर बोलता है, वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। सच तो यह है कि तुम 94 फ्लोर तक पहुंच चुके हो और ये अचीवमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है। सेल्मा भी स्माइल करते हुए कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था, मुझे उम्मीद है आज भी तुम वही कमाल दिखाओगे। ओरहुन कॉन्फिडेंस के साथ सर हिलाता। उसके बाद ओरहुन अपनी टीम के पास जाता है। सोफिया और कैरोलिना के चेहरे देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लॉगन के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा था। शायद उसने भी न्यूज़पेपर की बात मान ली थी। और उन सबकी तरफ देखकर कहता है, गाइज जो भी न्यूज़ तुमने सुनी है उसकी टेंशन मत लो। अभी मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं तुम सबको 51वें फ्लोर तक सेफली लीड कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, बस तुम सब अपना बेस्ट देना। ये सुनते ही सब तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद पूरी टीम डंजन के अंदर एंटर कर जाती है। शुरू के कई फ्लोर्स को वो लोग आराम से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ओरहुन हर मॉन्स्टर की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। हर जगह उसकी नजर थी। उसने नोटिस किया कि सोफिया और कैरोलिना उस पर पूरा भरोसा करती हैं, लेकिन लॉगन के डाउट्स अभी भी खत्म नहीं हुए थे। कुछ देर बाद टीम 31वीं फ्लोर पर पहुंचती है। अचानक ओरहुन रुक जाता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो धीरे से कहता है, सब लोग रेडी हो जाओ, मुझे मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस फील हो रही है। और सच में अगले ही सेकंड कई सारे गॉब्लिन्स और एक पावरफुल ऑर्क उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ओरहुन बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वो तुरंत कमांड्स देना शुरू कर देता है। कैरोलिना, गॉब्लिन्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचो। सोफिया, ऑर्क के पीछे से अटैक करना। लॉगन, सबको बफ्स दो। लॉगन ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही होती है। ये ऑर्डर्स तो कोई भी दे सकता है, इसमें खास क्या है? उधर कैरोलिना बिना डरे गॉब्लिन्स को रोक लेती है, लेकिन सोफिया ऑर्क के सामने आते ही जम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अटैक ही नहीं कर पा रही थी। तभी बिना किसी को पता चले ओरहुन सीक्रेटली एक हाई लेवल डिबफ स्पेल कास्ट करता है, एजिलिटी डाउन। स्पेल लगता ही ऑर्क की स्पीड काफी कम हो जाती है। यह देखकर लोगन की आंखें खुल जाती हैं। इम्पॉसिबल, ये एजिलिटी डाउन था। ये स्पेल तो बहुत मुश्किल होता है। सेल्मा के अलावा मैंने किसी और को यूज करते हुए नहीं देखा। तभी ओरहुन सोफिया की तरफ देखकर जोर से कहता है, सोफिया तुम कर सकती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये वर्ड सुनते ही सोफिया का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो अपना स्टाफ उठाती है, मना गैदर करती है और जोर से चिल्लाती है, एडवांस्ड मैजिक, फायर जैवलिन। बूम! एक ब्लेजिंग फायर स्पीयर सीधा ऑर्क को हिट करता है और सिर्फ एक अटैक में ऑर्क वहीं पर खत्म हो जाता है। सब कुछ एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है। कैरोलिना एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, सोफिया तुम तो कमाल हो। लेकिन
सबसे ज्यादा शॉक में लोगन था। वो बस औरों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये डिबफ भी यूज कर सकता है। और सोफिया को इतना कॉन्फिडेंस भी दे दिया कि उसने एडवांस्ड मैजिक यूज कर दिया। क्या हीरो पार्टी ने सच में इसे वीक समझकर निकाल दिया था, या फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि टीम डंजन के और भी अंदर बढ़ रही थी। कुछ देर बाद सब लोग 35वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और अगले ही पल एक जायंट टरंटूला उनके सामने आ जाता है। उसका जायंट बॉडी और जहरीले पैर देखकर सब रुकीज एकदम घबरा जाते हैं। लोगन डरकर कहता है, ये यहाँ कैसे आ गया? ये मॉन्स्टर तो हमारे लेवल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जहां सब पैनिक कर रहे थे, वहां औरहू बिल्कुल शांत था। उसने एक नजर मॉन्स्टर पर डाली और तुरंत ऑर्डर्स देने लगा। लोगन, कैरोलिन और सोफिया को मैजिकल बफ दो। कैरोलिन, इसके पीछे जाकर अपने डैगर से अटैक करना और इसके पॉइजन से बचकर रहना। सोफिया, जैसे ही कैरोलिन अटैक करे, तुम भी तुरंत अपना मैजिक यूज करना। सब बिना कोई सवाल किए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कैरोलाइन अपनी स्पीड से जायंट टैरेंटुला के पीछे पहुंचती है और ये पावरफुल स्लैश मार देती है। उसी वक्त सोफिया भी अपना स्पेल रिलीज कर देती है। अटैक लगते ही जायंट टैरेंटुला की एक साइड बुरी तरह कट जाती है और वो जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं, हम जीत गए, मॉन्स्टर मर गया। लेकिन औरहू तुरंत जोर से चिल्लाता है, नहीं लोगन, टेक्निकल अप यूज करो, ये अभी मरा नहीं है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और अगले ही सेकंड जायंट टैरेंटुला अचानक दोबारा उठ खड़ा होता है। वो अपनी वेब सीधा कैरोलिन की तरफ फेंकता है। कैरोलिन उस वेब में बुरी तरह फंस जाती है और टैरेंटुला उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगता है। सोफिया शॉक में खड़ी रह जाती है, लेकिन औरहू एक सेकंड के लिए भी पैनिक नहीं करता। वो तुरंत चिल्लाता है, लोगन, सोफिया पे मैजिकल अब दोबारा कास्ट करो, तुम्हारा पहला एन्चेंटमेंट खत्म होने वाला है। लोगन हैरान रह जाता है, उससे कैसे पता चला कि मेरा बफ अब खत्म होने वाला है? लेकिन वो बिना देरी किए स्पेल कास्ट कर देता है। इसी बीच बिना किसी को पता चले औरहू सीक्रेटली शार्पनेस अप एन्चेंटमेंट यूज करता है। ये स्पेल सीधा कैरोलिन के डैगर पर लगता है। अचानक उसका डैगर पहले से कई गुना ज्यादा शार्प हो जाता है। कैरोलिन एक ही स्लैश में वेग को काटकर खुद को आजाद कर लेती है और उन तुरंत चिल्लाता है, सोफिया, अभी फिनिश इट। सोफिया अपनी सारी मन्ना इकट्ठी करती है और जोर से चिल्लाती है, मैसिव रॉक एरो! बूम! सोफिया का पावरफुल मैसिव रॉक एरो सीधा जायंट टैरेंटुला को हिट करता है और एक ही पल में जायंट टैरेंटुला पूरी तरह क्रश हो जाता है। उसका जायंट बॉडी इंस्टेंट ही चकनाचूर हो जाता है। उसके पास रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और वहीं पर उसका अंत हो जाता है। बैटल फाइनली खत्म हो चुकी थी। बैटल खत्म होते ही ओरहन सबसे पहले लोगन, सोफिया और कैरोलाइन की तारीफ करता है। वो कहता है, गुड जॉब एवरीवन, आज तुम सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम सब और भी स्ट्रांग बनोगे। सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद पूरी टीम सेफली मीटिंग पॉइंट पर वापस लौट आती है। वहां सेल्मा सब स्टूडेंट से कहती है, आज का ट्रेनिंग यहीं खत्म होता है, अब घर जाकर अच्छे से रेस्ट करो, क्योंकि कल का ट्रेनिंग आज से भी ज्यादा टफ होने वाला है। सब स्टूडेंट्स अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। ओरहन भी वहां से जाने ही वाला होता है, तभी पीछे से ए रैंक मेंबर्स उससे आवाज देते हैं, हे ओरहन, क्या तुम हमारे साथ डिनर करना पसंद करोगे? ये सुनते ही ओरहन एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है। काफी टाइम बाद किसी ने उससे इतनी इज्जत और अपना पान के साथ इनवाइट किया था। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ मुझे खुशी होगी। और फिर सब लोग साथ में रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। सीन चेंज। इधर लोगन, सोफिया और कैरोलाइन भी आपस में ओरहन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोगन कहता है, ओरहन बिल्कुल भी एक नॉर्मल फ्रंटलाइन अटैकर जैसा नहीं है, वो तो एक एक्सपीरियंस एन्चेंटर की तरह पूरी बैटल कंट्रोल करता है। ये सुनकर सोफिया तुरंत कहती है, लेकिन वो एक अमेजिंग स्वॉर्ड्समैन भी है, जब उसने मुझे बचाया था तब मैंने खुद देखा था। कैरोलाइन भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, और आज उसने मेरे डैगर पर कोई स्पेल यूज किया था, एकदम से मेरा डैगर बहुत ज्यादा शार्प हो गया। ये सुनते ही लोगन हैरान रह जाता है। सच? शार्पनेस अप नॉर्मली इंसान पर नहीं, सिर्फ वेपन्स पर यूज होता है, और एजिलिटी डाउन भी उसने इतनी आसानी से कास्ट कर दिया। ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट स्पेल्स हैं। सेल्मा जैसे स्किल्ड एन्चेंचर्स ही नॉर्मली यूज कर पाते हैं। लोगन कुछ देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैंने ओरहन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। फॉर्मेशन और टीम वर्क ही किसी भी पार्टी की असली ताकत होती है। उसने हमें परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। उसने टारंटुला के हर अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। उससे यह भी पता था कि हमारे बफ्स कब खत्म होने वाले हैं और किस वक्त हमें दोबारा एन्चेंटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लोगन गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या हीरो पार्टी ने वाकई इतने टैलेंटेड इंसान को वीक समझकर निकाल दिया था? सीन चेंज। रेस्टोरेंट में सब लोग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। एक ए रैंक मेंबर खाना खाते हुए कहता है, यार ये फूड तो सच में कमाल का है। काफी दिनों बाद औरहू को भी एक फैमिली जैसा कंफर्ट फील हो रहा था। तभी एक मेंबर उससे कहता है, वैसे हीरो पार्टी को तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरा मेंबर पूछता है, वैसे ओरहन तुम एन्चेंटर से स्वॉर्ड्समैन क्यों बन गए? ओरहन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है,
मैं शुरू से ही एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। मेरे ग्रैंडपा एक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट्समैन थे और बचपन से मेरा सपना भी उनकी तरह बनना था। लेकिन हीरो पार्टी को एक इंचेंटर की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपना सपना छोड़कर इंचेंटर बनने का फैसला किया। सब उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। एक मेंबर कहता है, अगर तुम इंचेंटर नहीं बनते तो शायद तुम लोग 94 फ्लोर तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन और हूं अपने मन में सोचता है, नहीं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था ताकि सब नेचुरली स्ट्रांग बन सकें। लेकिन मेरी ओरिजिनल मैजिक एक चीट कोड की तरह थी, इसी वजह से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए और अब हीरो पार्टी को उस फैसले की असली कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एक ए रैंक मेंबर मुस्कुराकर पूछता है, तो बताओ औरहुन, तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट स्वॉर्ड्समैन कैसा होना चाहिए? औरहुन बिना देरी किए जवाब देता है, एक ऐसा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो अपनी पार्टी के साथ मिलकर बिना किसी पर डिपेंड किए डंजन की गहराइयों तक पहुंच सके। सीन चेंज। उधर सिल्वर रैबिट की गर्ल्स डॉर्मेट्री में सोफिया और कैरोलिन ट्रेनिंग के बाद शॉर कर रही होती हैं। कैरोलिन मुस्कुराते हुए कहती है, सोफिया, मुझे लगता है हमें औरों से कहना चाहिए कि वो नाइट स्काई रैबिट के साथ ही रहे। सोफिया थोड़ी शर्मा जाती है और धीरे से बोलती है, पता नहीं, ऐसा कहना थोड़ा सेल्फिश नहीं होगा? कैरोलाइन हंसते हुए जवाब देती है, सेल्फिश कैसी बात? एक बार पूछने में क्या जाता है? सेल्मा भी तो चाहती है कि औरों हमारे साथ रहे। सोफिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, शायद तुम सही कह रही हो, वो मेरी बहन जैसा नहीं है, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होता तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी कमी महसूस होती है। कल मैं हिम्मत करके उसे जरूर पूछूंगी। सीन चेंज। उधर दूसरी तरफ हीरो पार्टी अपने नए एन्चेंटर फिली के साथ प्रैक्टिस के लिए डंजन की तरफ निकल चुकी थी। सबको पूरा भरोसा था कि फिली और उनकी जगह आसानी से ले लेगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। इसके बाद हीरो पार्टी अपनी नई एन्चेंटर फिली के साथ डंजन में एंटर करती है। दूसरी तरफ ओरहू अपना आखिरी दिन सिल्वर रैबिट्स के साथ बिता रहा था। तभी कुछ स्टूडेंट्स बात करते हुए कहते हैं, सुना है हीरो पार्टी सीधा बंडावे फ्लोर से प्रैक्टिस शुरू करने वाली है। यह सुनकर ओरहुन बस इतना सोचता है, अगर प्रैक्टिस ही करनी थी तो नीचे वाले फ्लोर से शुरू करनी चाहिए थी। इतनी गहराई में जाना सिर्फ मुसीबत को बुलाना है। लेकिन अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। फिली ऑफिशियली हीरो पार्टी ज्वाइन कर लेती है और उसके वेलकम के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। लेकिन सेलिब्रेशन करने की जगह सब मिलकर ओरहुन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अचानक लूना वहां आ जाती है। वो हैरान होकर पूछती है, ओरहुन कहां है? ओलिवर बिल्कुल आराम से जवाब देता है, हमने उसे पार्टी से निकाल दिया। यह सुनते ही लूना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या? तुम लोगों ने ओरहुन को निकाल दिया? मैं पहले ही कह चुकी थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस पार्टी की असली ताकत ओरहुन था। लूना की बात सुनने के बाद भी किसी ने उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। ओलिवर बस मुस्कुराते हुए कहता है, अब जब ओरहुन हमारे साथ नहीं है तो 92वें फ्लोर क्लियर करना और भी आसान होगा। लूना बस उन्हें देखती रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी ओरहुन उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत था। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। हीरो पार्टी अब 92वें फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर बाद ओलिवर अचानक रुक जाता है। उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है। वो गुस्से में फिल्ली से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? मेरा बॉडी इतना हैवी क्यों लग रहा है? फिल्ली घबरा कर कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं रीजन पता करती हूं। ओलिवर को तुरंत ओरहुन याद आ जाता है। अगर ओरहुन होता तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम समझ जाता है, लेकिन अब ओरहुन वहां था ही नहीं और असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। डेरिक मॉन्स्टर का अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो अटैक को प्रॉपर्ली ब्लॉक ही नहीं कर पाता। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अनिले भी उसकी वजह से लगभग अटैक का शिकार हो जाती है। अनिले भी अपना पावरफुल मैजिक चलाती है, लेकिन मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आता। सबके चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। ओलिवर जोर से चिल्लाता है, हम इतने कमजोर कैसे हो गए? उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और तभी पूरी डंजन हिलने लगती है। धुम! जमीन कांपने लगती है, हवा भारी हो जाती है और सामने से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा साया नजर आता है। फ्लोर बॉस, ब्लैक ड्रैगन। उस ड्रैगन की सिर्फ प्रेजेंस ही सबके होश उड़ा देती है। लूना तुरंत चिल्लाती है, सब लोग पीछे हटो, हमें अभी यहां से निकालना होगा। लेकिन ओलिवर अब भी ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। हम इसे पहले भी हरा चुके हैं, इस बार भी जीतेंगे। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहली जीत की असली वजह
उरहुन था। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली, पूरा डंजन उसकी गराज से कांप उठता है। एक पल के लिए सबकी सांसें थाम जाती हैं। लूना दोबारा चिल्लाती है, ऑलिवर, यह पहले जैसा नहीं है, हमें अभी रिट्रीट करना होगा। लेकिन ऑलिवर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अटैक! यह ऑर्डर मिलते ही डेरिक सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन की तरफ दौड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत से उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बूम! सिर्फ एक ही बार में डेरिक हवा में उछल जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है। सब शॉक में उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। ऑलिवर गुस्से में फिल्ली पर चिल्लाता है, फिल्ली, तुम्हारा बफ इतना वीक क्यों है? फिल्ली घबराकर कहती है, मैंने अपना बेस्ट बफ ही यूज किया था। लेकिन प्रॉब्लम बफ में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि वो उरहुन नहीं थी। अनीले भी पीछे नहीं हटती। वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक रिलीज करती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, लेकिन धुआं हटते ही ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल ठीक खड़ा था। उसके शरीर पर एक निशान तक नहीं था। अगले ही पल ड्रैगन अपनी पूंछ से एक जबरदस्त वार करता है। बम! अनीले सीधा दीवार से टकरा जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अपने टीममेट्स को एक एक करके गिरते देख ऑलिवर के चेहरे का कॉन्फिडेंस गायब होने लगता है। तभी ब्लैक ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर एनर्जी जमा होने लगती है। लूना की आंखें फैल जाती हैं। ड्रैगन ब्रेथ, सब लोग बच जाओ! ऑलिवर समझ जाता है, अगर यह अटैक लग गया तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। वो तुरंत फिल्ली से कहता है, जल्दी मुझे बफ दो। बफ मिलते ही ऑलिवर अपनी सारी मना इकताही करता है और जोर से चिल्लाता है, डिवाइन फ्लैश! एक चमकदार रोशनी पूरे डंजन को भर देती है। अटैक सीधा ब्लैक ड्रैगन को लगता है। सबको लगता है इस बार तो ड्रैगन जरूर गिर गया होगा। लेकिन जब रोशनी खत्म होती है, ब्लैक ड्रैगन वही खड़ा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑलिवर की सबसे पावरफुल टेक्निक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ऑलिवर धीरे से घुटनों पर गिर जाता है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये कैसे मुमकिन है? उसी पल उससे पहली बार एहसास होता है, शायद उरहुन के बिना वो इतने पावरफुल थे ही नहीं। ऑलिवर अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक डिवाइन फ्लैश ब्लैक ड्रैगन के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुई। लूना तुरंत चिल्लाती है, ऑलिवर, अब और देर मत करो, हमें यहां से निकलना होगा। इस बार ऑलिवर के पास मना करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो धीरे से सिर हिला देता है। लूना तुरंत अपने बैग से एक मैजिकल आइटम निकालती है, फिकल! एक ऐसा आइटम जो यूजर को किसी भी रैंडम बॉस रूम में टेलीपोर्ट कर देता था। ऑलिवर बिना वक्त गवाए उस आइटम को एक्टिवेट कर देता है। वुश! उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। सबको लगता है बच गए, लेकिन अगला ही पल सबके होश उड़ा देता है। ब्लैक ड्रैगन अचानक उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। नहीं! लूना जोर से चिल्लाती है, लेकिन तब तक बूम! ब्लैक ड्रैगन सीधा पोर्टल के अंदर घुस जाता है। एक पल के लिए पूरा डंजन बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे से बोलती है, ये हमने क्या कर दिया? लूना तुरंत समझ जाती है, अब असली मुसीबत शुरू हुई है। वो घबरा कर कहती है, अपर फ्लोर्स पर सिर्फ नए एडवेंचरर्स होते हैं। अगर ब्लैक ड्रैगन वहां पहुंच गया तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं। यह सुनते ही ऑलिवर का चेहरा उतर जाता है। उससे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। लूना बिना एक सेकंड वेस्ट किए कहती है, चलो गिल्ड चलते हैं। फोर्स टेलीपोर्ट के बिना उस ड्रैगन को रोकना नामुमकिन है। लेकिन ऑलिवर वही खड़ा रह जाता है। वो धीरे से कहता है, नहीं। लूना हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब नहीं? ऑलिवर नजरें झुकाकर बोलता है, अगर गिल्ड को सच पता चल गया तो हीरो पार्टी को पनिशमेंट मिलेगी। यह सुनकर लूना का गुस्सा फूट पड़ता है। तुम्हें अभी भी अपनी पनिशमेंट की पड़ी है, वहां लोगों की जान खतरे में है। ऑलिवर के पास इस बार कोई जवाब नहीं था। कुछ देर तक वहां सिर्फ खामोशी छाई रहती है। फिर लूना गहरी सांस लेकर कहती है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें उरहुन को वापस लाना होगा। यह सुनते ही ऑलिवर और बाकी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिली भी हैरान होकर पूछती है, क्या सिर्फ उरहुन ही हमें बचा सकता है? लूना बिना एक सेकंड सोचे जवाब देती है, हां, और इसकी वजह तुम नहीं जानती।
फिली धीरे से कहती है, मैं समझ गई हूं, तुम सबकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मेरे बफ्स नॉर्मली 3 मिनट चलते हैं, लेकिन तुम लोगों पर 2 मिनट भी नहीं टिकते, और ओलिवर पर तो 1 मिनट से भी कम। फिल्ली अपनी नजरें नीचे कर लेती है। मैं तुम्हारी पार्टी के लिए सही इंचेंटर नहीं हूं। ओलिवर अब भी कंफ्यूज था। वो पूछता है, लेकिन उरहुन तो इंचेंटर था ही नहीं। लूना हल्की सी मुस्कुराती है। सही कहा, उरहुन कभी इंचेंटर नहीं था। उसने अपनी खुद की ओरिजिनल मैजिक क्रिएट की थी। यह सुनकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। ओलिवर धीरे से पूछता है, ओरिजिनल मैजिक? लूना सर हिलाकर कहती है, उसकी मैजिक किसी भी एक स्पेल की पावर को 50 गुना तक बढ़ा सकती थी, 50 टाइम्स। फिली तुरंत मना कर देती है, इम्पॉसिबल। दुनिया की सबसे पावरफुल इंचेंटर सेल्मा भी मैक्सिमम सिर्फ 10 टाइम्स तक ही स्पेल को बूस्ट कर सकती है। लूना सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, बिलीव करो या मत करो, लेकिन यही सच है। ओलिवर का डिवाइन फ्लैश और अनिल के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स सब उरहुन की ओरिजिनल मैजिक की वजह से इतने पावरफुल थे। एक पल में ओलिवर को सब कुछ समझ आ जाता है। उन्होंने कभी अपनी असली ताकत देखी ही नहीं थी। जो पावर वो अपनी समझते थे, वो असल में उरहुन की दी हुई पावर थी। इसी वजह से वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और आज उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से न जाने कितने लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। हीरो पार्टी बिना 1 सेकंड वेस्ट किए डंजन से बाहर भागती है। बाहर खड़े लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। देखो, हीरो पार्टी आ गई, लगता है मिशन फिर से सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ओलिवर के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। वो अपने मन में कहता है, हम हीरो नहीं हैं। हमारी वजह से ब्लैक ड्रैगन अब अपर फ्लोर्स में घूम रहा है, और वहां मौजूद हर इंसान की जान खतरे में है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और दोस्तों, यहीं से हीरो पार्टी को पहली बार एहसास होता है कि जिस इंसान को उन्होंने बेकार समझकर निकाल दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। और अगर उरहुन वापस नहीं आया, तो सिर्फ हीरो पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा डंजन तबाह हो सकता है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर देखना चाहते हो कि हीरो पार्टी अपनी इस बहुत बड़ी गलती की क्या कीमत चुकाएगी और आगे स्टोरी में क्या धमाकेदार ट्विस्ट्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो। और अगर आज का पार्ट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक और सपोर्ट मुझे और भी अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशंस लाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।